Welcome students. Today we will move on another topic in theory of company, that is name clause of MOA. आज हम बात करेंगे नेम क्लॉज ऑफ MOA के बारे में कि नेम क्लॉज का जो कंटेंट है MOA का, उसके क्या क्या प्रोविजन है, क्या मीनिंग बताता है हमें कंपनी के नेम्स से रिगार्डिंग, कंपनी के नेम के रिगार्डिंग क्या आइडेंटिटी, कंपनी का नेम किस तरीके से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सब कुछ इसके बारे में आज हम नेम क्लॉज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि नेम क्लॉज क्या होता है MOA का। सबसे पहले बात करते हैं कि नेम के बारे में क्या प्रोविजन है और किस तरीके के प्रोविजन बताता है नेम क्लॉज हमें MOA के बारे में कंपनीज को। फर्स्ट पॉइंट है डिस्टिंक्ट नेम टू हैव डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है, हर कंपनी का एक डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट नेम का मतलब अलग ही नाम होना चाहिए उसके बिजनेस से रिलेटेड, उसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नाम होना चाहिए और एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक अलग ही पहचान होनी चाहिए कंपनी की उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें, अ कंपनी बीइंग अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी मस्ट हैव अ नेम ऑफ इट्स ओन टू एस्टैब्लिश इट्स सेपरेट आइडेंटिटी। कंपनी की एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है तो नेम भी उसका डिस्टिंक्ट होना चाहिए जो उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को शो करता हो। The promoters have to get the name of the company approved by the ROC by filling an application with ROC। सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो नेम होगा वो ROC के साथ फाइल होगा, रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ। जब रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ कंपनी का जो नेम है, कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो रजिस्टर हो जाएगी तो एक कंपनी की डिस्टिंक्ट सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट बता रखा है, नेम शुड नॉट बी अनडिजायरेबल। ऐसा कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए जो अनडिजायरेबल हो, नेम होना चाहिए डिजायरेबल, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। डिजायरेबल मतलब जिसमें आपके बिजनेस के बारे में डिफाइन हो, आपके बिजनेस से मिलता जुलता नाम। ऐसा नाम होना चाहिए जो अनडिजायरेबल नहीं हो, डिजायरेबल हो, जिसमें एक आपके बिजनेस एक्टिविटी की इमेज दिखती हो। सो नेम शुड नॉट बी undesirable. No company can be registered by a name which is undesirable in the opinion of central government. किसकी आइज में? आइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की आइज में, लॉ की आइज में नेम ऐसा कंपनी का नहीं होना चाहिए जो अनडिजायरेबल हो। सो नेम शुड नॉट बी अनडिजायरेबल बिकॉज in the eye of law, in the eye of central government, the name should be show a distinct image, a distinct identity of a कंपनी। सो यहाँ पे डिस्टिंक्ट नेम टू डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ये पढ़ा हमने, और बात करी सेकंड पॉइंट में नेम शुड नॉट बी अनडिजायरेबल। दो पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस यहाँ पे करा है कि नेम क्लॉज में किस किस कौन से दो प्रोविजन यहाँ पे बताए गए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, गाइडलाइंस रिगार्डिंग नेम। नेम के रिगार्डिंग गाइडलाइंस क्या क्या है, कौन कौन सी गाइडलाइन है जो हमें बताती है कि नेम ऐसा इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, नेम शुड नॉट बी सच एज डिसीव और मिसलीड द पब्लिक। ऐसा नेम नहीं होना चाहिए कंपनी का जो मिसलीड करता हो पब्लिक को, पब्लिक को डिसीव करता हो, यानी कि पब्लिक की जो फीलिंग है या पब्लिक की जो ट्रस्ट है उसको नुकसान पहुंचाने वाला, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, द नेम शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर द एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट। इन चीज़ों में जो प्रोहिबिटेड है नेम्स एक्ट में या एम्बलम्स एक्ट में 1950 में, उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। मतलब जो चीज़ मना कर रखी है नेम्स एक्ट में वो चीज़ें, या वैसा नाम नहीं होना चाहिए। जैसे अब्यूज़ वर्ड नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अब्यूज़ वर्ड वाला नेम नहीं होना चाहिए। ऐसा नेम नहीं होना चाहिए जो किसी एनिमी के बारे में इंडिकेट करता हो, टेररिस्ट वाला नेम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू द नेम ऑफ फेमस पर्सन। फेमस पर्सन के नेम के सिमिलर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर कंपनी लिमिटेड, सचिन तेंदुलकर की कंपनी है तो बात अलग है, लेकिन अदर कंपनी है सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो ही इज अ फेमस पर्सन। सो सिमिलर नाम नहीं होना चाहिए फेमस पर्सन के रिगार्डिंग। नेम शुड नॉट कंटेन वर्ड कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव वर्ड कंटेन नहीं करेगा नेम कंपनी कोऑपरेटिव जो है वो अलग ही प्रोविजन है उनका। कोई भी कंपनी कोऑपरेटिव नाम यूज नहीं कर सकती अपने नेम के साथ या फिर अपने नेम के अंदर या नेम के आगे जो भी है
फिफ्थ पॉइंट बता रखा, नेम और सरनेम ऑफ ए पर्सन कैन बी यूज्ड इन द नेम ऑफ अ कंपनी ओनली इफ सच पर्सन इज प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नेम सरनेम तभी ला सकते हैं जब कौन हो, प्रमोटर हो या डायरेक्टर हो, वो खुद का नेम यूज के आगे अपना सरनेम लगा सकता है। बाकी कोई अदर पर्सन अपने नेम, जो कंपनी का नेम है उसके अंदर आगे सरनेम या नेम नहीं लगा सकता अपना खुद का। प्रमोटर डायरेक्टर को ये राइट्स है कि आप अपना नेम या सरनेम कंपनी के नाम के आगे लगा सकते हैं या कंपनी के नाम के साथ लगा सकता है। तो ये गाइडलाइन फर्स्ट टू 5 पॉइंट होती है यहाँ पे हमारी कंप्लीट। 6 पॉइंट की बता रखा है, द वर्ड्स बैंक, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रस्ट may be used only if use such word is justified considering the object and business carried on by the company। ये नेम जैसे बैंक, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये इस तरीके के नेम तभी यूज कर सकती है कोई कंपनी जब इनका इस तरीके का बिजनेस नेचर हो। जैसे कोई बैंक है तो बैंक अपने आगे बैंक वर्ड लगाएगा, बैंकिंग वर्ड लगाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी तो इन्वेस्टमेंट लगाएगा अपने वर्ड नेम के आगे। कोई फाइनेंस कंपनी है तो फाइनेंस नेम लगा सकता है। कोई इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस नेम लगा सकता है। कोई ट्रस्ट, चैरिटी कंपनी है, ये तभी वर्ड लगा सकते हैं जब आपका बिजनेस पर्पस या नेचर पर्पस, आपका जो बिजनेस का ऑब्जेक्ट है वो उस नेचर का हो, तभी आप उस नेचर जैसा वर्ड लगा सकते हैं। अगर नहीं होगा तो आप नहीं लगा सकते। द नेम इंक्लूडिंग प्रेस, इलेक्टोरल ट्रस्ट मे बी अलाउड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज टू बी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम। नेम इंक्लूडिंग इलेक्टोरल ट्रस्ट मे बी अलाउड। इलेक्टोरल ट्रस्ट या किसी ट्रस्ट के आगे आप नेम तभी लगा सकते हैं जब आप सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग काम करें। सेक्शन 8 क्या कहता है? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, ऐसी कंपनी जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। अगर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप अपने आगे ट्रस्ट वर्ड या इलेक्टोरल ट्रस्ट के अकॉर्डिंग, इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 के अकॉर्डिंग जो सीबीडीटी ने दी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अकॉर्डिंग जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका एनपीओ है या आपका इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के अंदर आपका जो कंपनी का नेम इंक्लूड है तो आप ट्रस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट वर्ड नेम के आगे लगा सकते हैं। बाकी अदर कंपनियों को जो नॉर्मल कंपनी, प्राइवेट पब्लिक कंपनी या फिर अदर कंपनी है, सेक्शन 8 के अलावा उनको कोई राइट नहीं है कि नेम इलेक्टोरल ट्रस्ट का यूज करना। सो इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के अकॉर्डिंग इलेक्टोरल ट्रस्ट तभी नेम यूज कर सकते हैं, ट्रस्ट का नेम तभी यूज कर सकते हैं जब आपकी कंपनी सेक्शन 8 के अंदर आती है। सेक्शन 8 क्या कहता है हमें? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अकॉर्डिंग बताई गई। ये प्रोविजन है, ये सारे इसमें जो बताया गया ये प्रोविजन है, मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशन बता रखे हैं, गाइडलाइंस दे रखी नेम की। 8th पॉइंट बता रखा है, फॉर द कंपनीज अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट द नेम शैल इंक्लूड द वर्ड फाउंडेशन। कंपनी जो आती है सेक्शन 8 में, एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने नेम के आगे फाउंडेशन वर्ड लगा सकती है, फॉरम वर्ड लगा सकती है, एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन वर्ड लगा सकती है, चैम्बर्स वर्ड लगा सकते हैं, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल या इलेक्ट्रो ट्रस्ट ये भी लगा सकती है। मतलब जो कंपनी सेक्शन 8 में काम करती है ट्रस्ट के अकॉर्डिंग वो अपने आगे इस तरीके के नाम यूज कर सकती है। सो हमने क्या पढ़ा? गाइडलाइंस पढ़ी यहाँ पे। किसकी गाइडलाइंस किसकी पढ़ी हमने? यहाँ पे नेम क्लॉज के रिगार्डिंग कौन कौन से नेम होने चाहिए, किस तरीके का नेम होना चाहिए हम लोगों का। इसके बाद बता रखा है, कैन नेम क्लॉज ऑफ एमओए बी अल्टर्ड। इसका मतलब क्या होता है? एमओए के अकॉर्डिंग, एमओए का जो नेम क्लॉज है, नेम क्लॉज की गाइडलाइन, नेम क्लॉज है वो अल्टर्ड हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है? यस, द नेम क्लॉज ऑफ एमओए कैन बी अल्टर्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर स्टेटेड इन कंपनीज एक्ट 2013। एमओए का जो नेम क्लॉज है उसमें आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको फॉलोइंग प्रोसीजर करना पड़ेगा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, 2013 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपको फॉलोइंग प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप नेम क्लॉज में चेंज ला सकते हैं। जैसे ए पॉइंट दे रखा, चेंज ऑफ नेम, वॉलंटरी चेंज ऑफ नेम, आप अपनी इच्छा से नेम चेंज कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग ये प्रोविजन दे रखा है। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, आपके पास दूसरा नाम होना चाहिए चेंज करने के लिए। जैसे आप राम लिमिटेड लगा रखा नाम, राम लिमिटेड से आप श्याम लिमिटेड करना चाहते हो तो आपके पास नाम है श्याम लिमिटेड, आप अगर दूसरा नाम होगा तभी आप उसको अल्टर्ड कर सकेंगे, चेंज कर सकेंगे नाम को। पास है स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम 75% लोगों की यस होनी चाहिए या 3/4 मेंबर्स की यस होनी चाहिए नेम के रिगार्डिंग, नेम के प्रोविजन के रिगार्डिंग। अप्रूवल ऑफ सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी जरूरी है नेम के अकॉर्डिंग।
4 पॉइंट बता रहा है कि फाइलिंग ऑफ फॉर्म MGT14 फॉर्म का नाम है विद ROC रजिस्टर ऑफ कंपनी विद इन 30 days टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन एंड अप्रूवल ऑफ CG। स्पेशल रिजोल्यूशन लेने के बाद और CG के अप्रूवल लेने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने के बाद आपको फॉर्म नंबर MGT14 भरना पड़ेगा विद ROC रजिस्टर ऑफ कंपनी विद इन 30 days टुगेदर विद कॉपी, इनकी कॉपी के साथ, स्पेशल रिजोल्यूशन और अप्रूवल ऑफ CG के साथ। फिर आप यहाँ पे वॉलंटरी नेम चेंज कर सकते हैं। तो ये वॉलंटरी नेम चेंज करने की प्रोविजन बताया गया ए पॉइंट में, चेंज ऑफ नेम, वॉलंटरी चेंज ऑफ नेम। अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, सेकंड पास स्पेशल रिजोल्यूशन, मिनिमम जैसे आपके 100 मेंबर्स है कंपनी में तो मिनिमम 75% मेंबर्स की 75% की या 75 जो मेंबर्स है उनकी यस होनी चाहिए नेम को अल्टर करने के लिए, तभी आप रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। अप्रूवल ऑफ CG और फाइलिंग ऑफ फॉर्म MGT14 विद ROC विद इन 13 days किसी कॉपी के साथ, स्पेशल रिजोल्यूशन एंड अप्रूवल ऑफ CG के साथ यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद बताया गया बी पॉइंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, कंपलसरी चेंज ऑफ नेम। कई केस होते हैं जिसमें आपको कंपलसरी नेम चेंज करना पड़ता है किसी कारणवश, जैसे आपने कोई सिमिलर नाम ले लिया या फिर आपने कोई इलीगल नाम ले लिया या किसी भी कारण से अनादर काम से। तो फर्स्ट पॉइंट बताया गया प्रोसीजर फॉर चेंज इन केस द नेम इज आइडेंटिकल विथ और टू नियरली रिसेंबल्स द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग कंपनी जो पहले से है उसके नाम की रिसेंबल, उसके नाम जैसा या उसके नाम से मिलता जुलता आपने नाम अपनी कंपनी का इंट्रोड्यूस कर दिया, लगा दिया, तो उस केस में आपको कंपलसरी चेंज ऑफ नेम में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एक तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब क्या कि आपके अगर कंपनी में 100 मेंबर्स है तो 50 मेंबर्स की यस होनी चाहिए मिनिमम, 50% यस होनी चाहिए या हाफ मेंबर की यस होनी चाहिए मिनिमम एटलीस्ट, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन तब आपका पास हो जाएगा। इसके बाद बताया कंप्लायंस विद CG डायरेक्शन। CG डायरेक्शन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ डायरेक्शन बाय CG। कंप्लायंस क्या करना पड़ेगा, CG की डायरेक्शन, CG ने डायरेक्शन दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दी आपको कि आपको इस तरीके से आपका नेम चेंज करना है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आ गई तो उसके 3 महीने के अंदर, 3 month के अंदर आपको डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। ये इसके अंदर बता रखा है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट ए पढ़ा था चेंज ऑफ नेम वॉलंटरी, ये कंपलसरी चेंज ऑफ नेम पढ़ा, कंपलसरी में ऑर्डिनरी सॉल्यूशन पास करना होगा, कंप्लायंस विद CG डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद बताया गया इफेक्ट ऑफ चेंज इन नेम ऑफ द कंपनी। अगर आप कंपनी का नेम चेंज करते तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो भी आपको देखना पड़ेगा इसके बारे में। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम के अंदर बता रखा है कि फर्स्ट पॉइंट, ए कंपनी चेंजेस इट नेम इट शैल गिव नोटिस टू द रजिस्टर विद इन 15 days। अगर आपने नेम चेंज कर लिया कंपनी का तो आपको नेम चेंज करने के 15 दिन बाद तक, 15 दिन के अंदर आपको रजिस्टर ऑफ कंपनी में नया नाम एंटर कराना। जैसे मेरी कंपनी का नाम क्या है, राम लिमिटेड, मैं अपनी कंपनी का नाम श्याम लिमिटेड चेंज कर दिया। अब श्याम लिमिटेड चेंज करने के बाद जिस दिन मैंने श्याम लिमिटेड चेंज करा उसके 15 days के अंडर में, 15 days के विथ इन हमें क्या करना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में अपना न्यू नाम रजिस्टर कराना है इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम, ओल्ड नेम की जगह न्यू नेम रजिस्टर कराना है। और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम गेट करेंगे नेसेसरी अल्ट्रेशन के साथ। नेसेसरी अल्ट्रेशन का मतलब जो चेंज हुआ है हमारा, इसका मतलब पूरी लाइन का मतलब मैं बताता हूँ वापस से कि हमें कंपनी का जब नाम चेंज करेंगे तो उसके विद इन 15 days के अंदर हमें क्या करना है, हम लोगों को रजिस्टर ऑफ कंपनी में न्यू नेम ओल्ड नेम की जगह हमें रजिस्टर करवाना है और नेसेसरी अल्ट्रेशन के साथ हमें फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वापस से प्रोवाइड होगा। फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि हमें जो नया नाम के साथ हमें नई कंपनी की इमेज का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद बता रखा है द चेंज ऑफ नेम शैल बी कंप्लीट एंड इफेक्टिव ओनली ऑन द इशू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय द रजिस्ट्रार। सबसे बड़ी बात है आपने नेम चेंज कर लिया कंपनी का, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्टर भी करवा दिया, जब तक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको नहीं देगी तब तक आप कंपनी का जो न्यू नेम है वो इफेक्टिव नहीं होगा। न्यू नेम के साथ आप कंपनी को नहीं चला सकते तब तक। द रजिस्ट्रार शैल ऑल्सो मेक द नेसेसरी अल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अगर रजिस्ट्रार देखे कि उनको नेसेसरी अल्ट्रेशन चेंज करना जरूरी है तो चेंज कर सकती है कंपनी के एमओए में, जैसे एमओए के नेम क्लॉज में चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकती है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन नेम ऑफ कंपनी में 3 बातें बताई है। पहली बात क्या है कि अगर आपने कंपनी ने अगर नेम चेंज करा तो विद इन 15 days नेम चेंज करने के बाद आपको रजिस्टर ऑफ कंपनी में
रजिस्टर करवाना न्यू नेम इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम, और आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गेट करना है अल्ट्रेशन के साथ, जो जो चेंज हुआ है। फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही कंपनी न्यू नेम के साथ इफेक्टिव होती है अपने वर्क करने के लिए, अपनी इमेज बनाती है कंपनी। कब? जब फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिल जाता है, तभी कंपनी न्यू नेम के साथ मार्केट में इफेक्टिव रहती है। और अगर रजिस्ट्रार चाहे तो नेसेसरी अल्ट्रेशन, नेसेसरी चेंजेस, अल्ट्रेशन मींस चेंजेस कर सकती है एमओए ऑफ द कंपनी। तो आज हमने नेम क्लॉज पढ़ा है डिटेल के अंदर एमओए का। ये नेम क्लॉज जो मैं बताता है कंपनी के बारे में, कंपनी के एमओए के कंटेंट है जो नेम क्लॉज, उसके बारे में आज हमने डिटेल में पढ़ा है यहाँ पे। थैंक यू।